नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो आप सबके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सकें निवेश के गुर और बता सकें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, yourmoney@nw18.com। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक ट्विटर पर #AskAwazYourMoney लिखकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, तो फटाफट से आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और फिरोज जी से क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे NFO के बारे में कि न्यू फंड ऑफर होता क्या है, कंपनियां म्यूचुअल फंड हाउसेज इसको कब लॉन्च करते हैं, क्या तरीका होता है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही कदम है या फिर नहीं। तो फिरोज जी बताइए NFO के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स होंगे आई एम श्योर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन NFO के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो बेसिकली NFO होता क्या है? नमस्कार दीपाली जी। NFO जैसे आपने भी कहा, न्यू फंड ऑफर, नया फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड की नई स्कीम की शुरुआत जब होती है उस दौर को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। जहाँ 10-15 दिन तक पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर एक 4-5 दिन वो स्कीम बंद रहती है, फिर वापस से खुल जाती है। जैसे शेयरों का IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीमों का न्यू फंड ऑफर होता है। ये होता है NFO, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, करीबन 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडिया में। उन सबके प्रोडक्ट की जो बुके होती है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो काफी बार वो जो स्कीमों में गैप रहती है वो अपनी अपनी स्कीमें लॉन्च करते रहते हैं, उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर। ओके, अच्छा एक चीज बताइए फिर, अब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जिसके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, तो क्या उसको इन NFO को देखना चाहिए? क्या कुछ इसमें अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं? आप जब लेकर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है इसमें? देखिए, एक तो मेरे हिसाब से जो हम आंकड़ों को आधार पे अगर हम निर्णय लें, तो मेरा तो ये मानना है 10 साल से हमने कोई भी क्लाइंटों को NFO का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, क्योंकि हम HNI से डील करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से डील करते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड्स वो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होते हैं, उनको एक कोई नई स्कीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी भी क्या जल्दी है। अगर एक नया फंड ओपन एंडेड आता है वो सदियों चलने वाला है, तो भले ही वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें, अपनी एक्सपेंस रेशियो को एस्टैब्लिश कर लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो जाए, उनके फंड मैनेजर कैसे निर्णय लेते हैं ये कुछ एस्टैब्लिश हो, फिर खरीदें, ये मेरा मानना है। बट काफी NFO ने बहुत अच्छा काम भी किया है। ये काम किया है कि कोई नए निवेशक हैं वो NFO का नाम सुन के जागरूक होकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे SBI की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने जब भी NFO लॉन्च किया है तो बहुत सारे नए निवेशक जुड़े हैं। तो NFO ने अपना काम जरूर किया है पेनिट्रेशन का, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन का। बट आई थिंक अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं और एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हैं तो NFO की जरूरत नहीं है। जल्दी क्या है, जैसे कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो 20 साल 25 साल तक लिस्ट रहना है, 50 साल तक लिस्ट रहना है, तो वैसे ही NFO अगर शुरू होता है तो वो सदियों चलता है। तो 2-3 साल बाद खरीद लीजिएगा अगर वो इतना अच्छा स्कीम है। ओके, चलिए, तो NFO होते क्या हैं कि NFO ने बेहतर रिटर्न दिए हैं और ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट इनमें, नहीं तमाम बातें आपको फिरोज जी ने बताई हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों को ले लेते हैं। पहले कॉलर दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं सागर मध्य प्रदेश से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं? जी मैम, एक्चुअली डिटेल्स तो मैंने शेयर कर दिए थे। फंड्स काफ़ी सारे हैं, 15, 16 या 20 फंड है और बहुत ही छोटे छोटे SIP करते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बनाना फंड करके कि अपन 5 या 6 फंड ऐसे लें जो मेरे को हर एक चीज़ में प्रॉपर वो रिस्क भी मैनेज हो जाए मेरा और मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़े। एवरेज मंथली आई थिंक मेरा 10,000 का SIP है जी। ओके, तो आपकी SIPs 25,000 के आसपास की हैं और 10 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में इनका फिरोज जी, और 7.5 लाख अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड ये रखना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, मोर देन 20-25 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि 500 रुपए डाले हुए हैं।
तो प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। अब इनको पता है कि इनका बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है, तो 5 से 6 फंड्स कौन से रखें और कैसे रीस्ट्रेटेजाइज करें इस पोर्टफोलियो को। यस दीपाली जी, डेफिनेटली इनका पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं, बट एक पॉइंट मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ प्रीवियस टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि हमने एक रिसर्च की थी दीपाली जी। एनएफओ पे मैं 1 मिनट लेना बचाऊंगा 30 सेकेंड, कि हमने 65 एनएफओ को एनालाइज किया जो आए हैं साल भरी में, उसके पहले थोड़े से पहले से। सो 65 में से 56 एनएफओ की नेगेटिव रिटर्न रही। ऑफ कोर्स एक 5-7 स्कीम्स बहुत अच्छी भी निकली। क्वांट की 2 स्कीम्स ने 18-20% का रिटर्न दिया आफ्टर लॉन्च, बट 56 आउट ऑफ 65 स्कीम्स नेगेटिव टेरिटरी में आज भी हैं। ये क्लियरली वो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि एनएफओ को आपको एनएफओ की जरूरत नहीं है, इट जस्ट मैथमेटिकली सब्सटैंशिएट्स। एंड कमिंग बैक टू दिनेश जी का जो सवाल है, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स में पैसा डाला है। ऑफ कोर्स थोड़ी कंसोलिडेशन की जरूरत है, 22 स्कीम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप पूरी मार्केट ही खरीद लेंगे तो मार्केट से आउट परफॉर्मेंस कैसे लाएंगे। अगर मार्केट से आउट परफॉर्मेंस नहीं ला रहे हैं तो फंड मैनेजर को फी क्यों दे रहे हैं। अगर वो 1.5% 2% की फी ले रहे हैं तो ये इस उम्मीद पे ले रहे हैं कि भाई इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिले। बट अगर आपने इतना ही फैला दिया पैसा, वेफर थिन स्प्रेड कर दिया, तो अल्फा आने की जो एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना है वो घट जाती है। पॉइंट 2, इनका जो सवाल है कि 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए इनको क्या अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 7.5 लाख का था इनका करंट अमाउंट है, इनको 69,000 रुपीज की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी 20 सालों में, 14% की रिटर्न के अजम्पशन पे कि ये 10 करोड़ पहुंच पाए। मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो में काफी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डालने जरूरी हैं। स्कीम तो बाद में आती है। थीमेटिक फंड के बगैर भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल रहता है। तो थीमेटिक स्कीम्स नहीं खरीदता हूं मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में या क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में। फिर भी निफ्टी को 3% लास्ट 10 साल में कंपाउंडेड हमने बीट किया है अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। हाइब्रिड स्कीम्स को अवॉइड करना चाहिए, बैलेंस स्कीम्स को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेट पे आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी दोनों को अलग रखते हैं तो आपको फायदा मिलता है एटलीस्ट 1% का। पॉइंट 2, पॉइंट 3, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स लेने के बदली अगर आप अच्छी चुनी हुई एक्टिव स्कीम्स ले सकते हैं। 200 करीब एक्टिव स्कीम्स हैं, उसमें से जो अगर आप बारीकी से चुनते हैं तो 2-3% का आप इंडेक्स फंड से अल्फा निकाल सकते हैं। हर कोई निकाल नहीं पाता, बट निकालने की संभावना होती है। अब रहा स्कीम्स एग्जिट की काफी हैं। देखो आपने चाइना का फंड खरीदा हुआ है, ऐसी क्या जरूरत है कि इंडिया को छोड़ के आप चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रेगुलेशन है, कौन से स्टॉक्स है, वो समझ में नहीं आता, फिर भी लोग खरीद लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी, आप डीएसपी की देखें, वो यूएस खुद ही रिसेशन में जा रहा है। मैं एटलीस्ट 6 फंड मैनेजर से दिसंबर में यूएस जाके मिल के आया, वो कहते हैं कि 70-80% संभावना है कि यूएस रिसेशन में जाएगा। अब इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, उसमें मैं यूएस में क्यों जाऊं। तो काफी सारे टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, फीडर फंड्स हैं। तो ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं दिनेश जी, ये सब एग्जिट स्कीम्स हैं। इतनी सारी हैं कि मैं पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट मेक अ नोट फ्रॉम द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्कीम्स। ओके, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं फिरोज जी ने।